हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके लाइव एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट और उम्मीद करते हैं कि आपके CSS 2027 की प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, हमारा एवेल्युएशन सेशन चल रहा है, आप इसकी डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, कुछ एस्पिरेंट्स हमारे हैं जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहते हैं और दूसरे हमारे वो एस्पिरेंट्स हैं जो अपने इंग्लिश एसे के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक लैंग्वेज के ऊपर जो काम करना चाहते हैं उनके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजीज है। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर उनको मल्टीपल असाइनमेंट्स यहाँ पर देते हैं, ठीक है, साथ में रीडिंग मटीरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, आपकी क्लासेस भी होती हैं डेली बेसिस के ऊपर, आपके लेक्चर्स भी होंगे और साथ साथ आपकी डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन भी होगी 1-on-1 ऑनलाइन मीटिंग के अंदर। इसके अंदर आपकी जो है वो मिस्टेक्स भी यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाएंगी, कहाँ कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं, सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पर दी जाएंगी। तो आप ये एवेल्युएशन सेशन लाजमी ज्वाइन करें। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना वो ये है कि यहाँ पर आपको डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन देखने को मिलेगी और वो भी मल्टीपल असाइनमेंट्स की। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे एस्पिरेंट्स की जो यहाँ पर इंग्लिश एसे के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ें एक ही जो है सेशन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर स्पेशली अगर देखा जाए जो इंग्लिश एसे के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, लैंग्वेज के ऊपर भी काम करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसके अंदर जो है हम 50+ टॉपिक्स जो है थीम वाइज कवर करवा रहे हैं। इसके अंदर आपको रीडिंग मटीरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स मेकिंग भी हमारी होगी, ठीक है। उसके अलावा फुल फ्लेज्ड ऐसे भी आपको डेली बेसिस के ऊपर लिखवाया जाएगा और उसकी एवेल्युएशन भी आपकी 1-on-1 ऑनलाइन मीटिंग के अंदर की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। तो ये चीज़ें आपको कहने का मतलब ये है कि आप जब ये एवेल्युएशन सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको असाइनमेंट्स भी जो है मिलेंगी, एवेल्युएशन भी, फीडबैक भी और यहाँ पर लेक्चर्स क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर होंगी। इसके अंदर कोई भी यहाँ पर आपको हॉलीडे देखने को नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ ना हो जाए, अदरवाइज जो है यहाँ पर आपकी डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस भी होंगी और डेली बेसिस के ऊपर आपकी एवेल्युएशन भी होती जाएगी। तो आई होप आपने इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं सर हम नोट्स मेकिंग किस तरह करें। हालांकि ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। देखें, नोट्स मेकिंग के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी है और वो सिंपल स्ट्रैटेजी पता है क्या है कि आपने सबसे पहले टॉपिक को यहाँ पर सेग्रीगेट कर लेना, टॉपिक को अलग अलग लिख लेना, ठीक है। पेजेस आपने डिवाइड कर लेने हैं, 5 पेजेस ले लें, 10 पेजेस ले लें, उसके ऊपर आपने एक टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मिडल ईस्ट की, ठीक है। मिडल ईस्ट के अंदर वॉर लगी हुई है, इजराइल, USA और ईरान की, तो आप वो हेडिंग देंगे और यहाँ पर जो जो हम उस मिडल ईस्ट के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्टैट्स हैं आपके, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, कॉजेज हैं, पॉलिसी मेजर्स है, ठीक है, पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जो है ऐड करते जाएंगे और साथ आपने डेट लाजमी डालनी है कि ये डेवलपमेंट इस डेट को हुई थी, ठीक है। तो इस तरह आपका एंड ऑफ ईयर देखेंगे तो आपका पूरा एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा और वो टॉपिक चाहे आपका करंट अफेयर में आ जाए, चाहे आपका पाकिस्तान अफेयर में आ जाए, चाहे आपका ऐसे के पेपर में ही क्यों ना आए, तो आप इजीली जो है यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो आपने एक टॉपिक प्रिपेयर करना है बेसिकली, ठीक है। अब देखो, 1 या 2 हफ्ते के अंदर हम एक टॉपिक जो है वो लाजमी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वॉर के रिलेटेड। तो समटाइम तो ऐसा भी होता है कि हमारे 2 से 3 टॉपिक भी हो जाते हैं, उसके अंदर जो नई डेवलपमेंट्स होती है, तो वो आप क्या करेंगे, उसी टॉपिक के नीचे डेट डालते हुए आपने चीजें ऐड करते जाना है, ठीक है। अलग से आपको पेजेस बनाने की जरूरत नहीं है, वही एक जो है आप यहां पर टॉपिक जो आपने लिख दिया उसके अंदर ही आप मटेरियल ऐड करते जाएंगे और आगे जैसे जैसे आपके पेजेस खत्म होंगे तो वो आप पेजेस जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आपने चीजों को मिक्स नहीं करना बल्कि टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर ले। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, सेग्रीगेट कर लें। पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक जो यहां पर रोल प्ले किया, या सॉरी मीडिएटर रोल प्ले किया, वो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट, डिप्लोमेटिक अप्रोच,
ठीक है, ये सारी चीजें। पाकिस्तान अगर बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, तो जिस तरह हमें इकोनॉमिक इश्यूज देखने को मिल रहे हैं या इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो आप मेन टॉपिक की हेडिंग दे, यहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर तो नहीं, तो अगर देखा जाए 2 या 3 दिन के बाद एक टॉपिक हम लाजमी इकोनॉमी के रिलेटेड डिस्कस करते हैं, तो आप वो मटेरियल जो है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं या पॉलिसी मेजर्स है, वो आप ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह आपका एक पूरा टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई होप आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट लाजमी रहती है, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास स्टेटमेंट है, बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहां पर क्या कहा है कि इट इज हार्ड फॉर एन एम्प्टी बैग टू स्टैंड अपराइट, कि खाली बैग भी यहां पर सीधा खड़ा नहीं होता। बात यह की जा रही है कि जब तक आपकी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं होगी, तो कहीं पर भी जो है आपकी जो है वो कदर नहीं होगी। बात की जा रही है, देखें, अगर यहां पर आपको पॉवर्टी का सामना करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर बात कर रहे हैं कि हम अगर आप गरीब हैं, तो गरीब लोगों को कोई भी इधर नहीं पूछता। ठीक है, अब सिंपल से यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखें, आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स बिफोर कह लें कि यहां पर एग्जाम है ना, तो बड़े उनका जो है कोर्डियल रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, टेबल टॉक्स भी चल रही होंगी, चाय भी एक साथ बैठकर पी रहे होंगे, डिस्कशन भी चल रही होंगी। जैसे ही उनका सीएसएस यहां पर क्वालिफाई होता है, या जैसे ही एलोकेशन होती है, चलो एलोकेशन की तो दूर की बात है ना, जैसे ही उनका रिटर्न यहां पर क्वालिफाई होगा, आपको वो सलाम भी नहीं करेंगे। तो ये चीज यहां पर कही जा रही है कि इट इज हार्ड फॉर एन एम्प्टी बैग टू स्टैंड अपराइट, कि खाली बैग भी कभी सीधा खड़ा नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि आपके दोस्त ही फिर आपके साथ जो है दोबारा दुआ सलाम नहीं रखते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि उस चीज की नौबत ना आए। देखिए, इस जर्नी के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है, वो आपको अपनी सीट नहीं देगा कभी भी, चाहे जितनी मर्जी आपकी उसके साथ जो है फ्रेंडशिप क्यों ना हो। तो एक चीज आपने ये ख्याल रखनी है कि वो आपका कंपेटिटर है, वो आपका मुकाबले में है, कभी भी आपको जो है वो अपनी सीट नहीं देगा। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए, कोई दोस्त नहीं है सिविल सर्विस एग्जाम्स के, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रियलिटी चेक है। ठीक है, लोग इधर आपके साथ जो है वो सलाम लेना छोड़ देंगे जब वो यहां पर उनकी एलोकेशन हो जाती है। तो ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा करें। जो आप यहां पर डिफिकल्टीज का सामना कर रहे हैं, उन डिफिकल्टीज को यहां पर आपने क्या करना है, उनको खत्म करना है, ताकि आप इजीली जो है यहां पर क्या करें, सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक कर सकें, पीएमएस का एग्जाम क्रैक कर सकें, या हमारे सीएसएस का जो मेन टारगेट है उसको आप क्रैक कर सकें। लेकिन उसके लिए तभी पॉसिबल है जब आप यहां पर मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, और आपको एहसास होगा और वक्त की कदर होगी, तो देन ही आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, कोई दोस्त नहीं है सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए। ठीक है, सब कह ले कि यहां पर वो सिचुएशनशिप आपको पता है आजकल चल रही होती है ना, वही चीज देखने को मिलेगी। तो बी केयरफुल, बस आपने अपने ट्रैक से नहीं उतरना और राइट डायरेक्शन में चलना। ठीक है, तो आई होप आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखें, आज हमारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कहा क्या जा रहा है, देखें, वेपनाइजिंग क्लाइमेट, क्या मतलब है इस चीज का, आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना है कि द हिस्ट्री ऑफ नॉन टैक्स। अब यहां पर जो है इसके साथ इसको रिलेट किया गया है। अब वो कैसे, इस चीज को आपने यहां पर अंडरस्टैंड करना कि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। सब वर्जन, ये भी इस चीज को भी यहां पर देखेंगे, जो इसके साथ हमें देखने को मिल रही है, तखरीबकारी बेसिकली इसको बोला जाता है। एंड एनएफसी अवेजन इन पाकिस्तान, क्या ये एनएफसी अवार्ड के अंदर जो रेवेन्यू जमा कराने से बचने के लिए यह किया जा रहा है, तो इस चीज को आपने यहां पर अंडरस्टैंड करना है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की जा रही है। अच्छा, ये हमारा जो है वो कह लें कि किसी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि हम इसको हिस्टोरिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर कुछ वाकयात हैं, वो एज ए एग्जाम्पल वो भी लेंगे। ठीक है, और ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहने वाला है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारे पास एनवायरमेंटल, अगर रखने की बात की जाए, द इंप्लीमेंटेशन गैप फ्रॉम द 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस टू द पेरिस एग्रीमेंट। आपको पता है कि अगर देखा जाए तो 5 जून हमारा क्या रहेगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है,
तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम जो यहां पर जो हमें एनवायरमेंटल जो यहां पर कॉन्फ्रेंस देखने को मिली वो 1972 के अंदर देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर 1992 के अंदर अर्थ समिट भी होते हुए नजर आई, फिर हमें यहां पर जो है वो कॉप मौर्जे वजूद में आते हुए भी नजर आई, ठीक है। जो अभी कॉप 30 की मीटिंग हुई है बेलम के अंदर जो 2025 के अंदर ब्राजील के अंदर, जहां पर क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ जो हमें यहां पर देखने को मिला, जहां पर लॉस एंड डैमेजेस की फंड की बात तो की गई लेकिन वो प्रोवाइड नहीं किए गए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। और स्पेशली अगर देखा जाए पाकिस्तान जैसे कंट्री जो सबसे ज्यादा जो है यहां पर अफेक्टेड है, और पाकिस्तान सबसे कम जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, फिर भी जो है वो पाकिस्तान ऊपर सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के हमें इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए ये इंप्लीमेंटेशन गैप जो हमें देखने को मिल रहा है, और यहां तक भी जो हमें क्रायोस्फीयर जो यहां पर साइंस का नाम दिया जा रहा है ये 2026 को, इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। लास्ट हमारे पास यहां पर टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंडिया सेट फॉर $2 बिलियन जो है यहां पर ड्रोन जो डिफेंस सिस्टम के अंदर ऐड करना चाहता है। और ये क्यों करना चाहता है, क्योंकि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 2025 के अंदर मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर हुई थी, इसकी वजह से आप डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है विद ड्रोन्स। अब अगर देखा जाए तो 100+ जो है हमें ऑलरेडी कंपनीज देखने को मिलती हैं, 600 यहां पर जो है फर्म्स काम करते हुए नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं द एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मिलिट्री UAV, यहां पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात की जा रही है विदाउट पायलट के, जिस तरह हमें यहां पर अभी जो है वो मई 2025 के अंदर जिस तरह हमें ड्रोन यहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए नजर आए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस स्टार्टअप्स इन इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो स्टैट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है वो यहां पर इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को यहां पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा यहां पर ड्रोन्स का जो है यहां पर जो है वो बढ़ावा या उसकी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। लास्ट में हमारे पास वोकैब रहेगी, और वोकैब आपको पता है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर कहता हूं कि जिस तरह आप यहां पर बैंक बैलेंस बनाते हैं, इसी तरह अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वोकैब बैंक लाजमी बनाएं। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वोकैब के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो आपका रेपिटेशन वाला जो मैटर है वो खत्म हो सकता है। वोकैब के अंदर आप वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप टॉपिक के रिलेटेड जो वोकैब है वो भी आप जहां पर जो है वो सिलेक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। टर्म आपके मेन टर्म्स हैं, उसके बाद आपके जॉर्गन्स हैं, उनको आप इजीली जो है यहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वोकैब बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पास इसके साथ साथ जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके जो डॉन न्यूज़पेपर के जो वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पर बेसिकली जो वो सिलेक्ट करते हैं और साथ साथ जो है हमारी इधर डिस्कशन भी रहती है, डोमेस्टिक मीनिंग भी मैं भी उसको अंडरस्टैंड करते हैं और यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग भी उसका अंडरस्टैंड करते हैं, और 2 सिनोनिम्स भी होता है और 2 हमारे एंटोनिम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप वोकैब जो है बेसिकली यहाँ पर आप कंपाइल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। देखें, सबसे पहले हमारे पास रहेगा द हिस्ट्री ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू सबवर्जन एंड एनएफसी अवेजन इन पाकिस्तान। देखें, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं नॉन रेवेन्यू टैक्स के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा ताकि आपकी एक यहां पर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं। देखें, ऐसा फंड या ऐसा रेवेन्यू, ठीक है, जो यहां पर गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, किसके नाम पर, यहां पर जो हमें नेचुरल डिजास्टर्स आते हुए नजर आते हैं, जिस तरह आपके फ्लड्स आ गए, जिस तरह 2022 का फ्लड आया, 2010 का यहाँ पर फ्लड आया, 1994 के अंदर यहाँ पर फ्लड आया, तो 5 मेजर हमें यहाँ पर फ्लड देखने को मिले। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर जो है वो क्या किया गया कि यहाँ पर सरचार्जेस लगाए गए, ठीक है, 10%। उसका पर्पस क्या था कि इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड वो होता है जिसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोला जाता है। अब यहां पर एक चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, हम बात कर रहे थे यहां पर एनएफसी अवार्ड की। एनएफसी अवार्ड बेसिकली जो प्रोविंसेस को जाता है ना 57%, वो किसका जाता है, टैक्सेस का जाता है। अब यहां पर जो फंड यहां पर जो जमा होते हैं ना, वो एनएफसी के जरिए प्रोविंसेस को नहीं दिए जाते, बल्कि वो किस में यहां पर जमा करवाए जाते हैं, आपके जनरल फेडरल अकाउंट के अंदर हमें वो सारे फंड जाते हुए नजर आते हैं। तो आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना है कि जो यहां पर गवर्नमेंट ने अपने रास्ते बनाए हुए ना, यहां पर जो रेवेन्यू जनरेट करने के नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब आपको पता है पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाई जा रही है, लेकिन इसको टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा।
तो ये प्रोविंसेस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि एनएफसी अवार्ड जो है सिर्फ बेस करता है टैक्सेस के ऊपर। जो टैक्स यहां पर रेवेन्यू जमा होगा उसी को डिवाइड करके आगे दिया जाएगा। लेकिन जो यहां पर फंड्स आएंगे वो यहां पर एनएफसी अवार्ड के अंदर नहीं दिए जाएंगे, प्रोविंसेस को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि वो किसके पास रहेंगे? फेडरल अकाउंट में रहेंगे। तो यही डिबेट हमारे पूरे जो है वो टॉपिक की रहने वाली, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सब वर्जन टेम्पलेट की अगर बात की जाए तो हमें तकरीबकारी हमें जो यहां पर देखने को मिल रही है इस नमूने की ऑफ फेडरल सरचार्जेस। अब ये किस माध्यम में लिया जाता है? सरचार्जेस, है ना, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं किसके नाम के ऊपर? भाई ये इमरजेंसी फंड है तो ये आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज है बेसिकली, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट हैज डेकेड्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिंग इमरजेंसी सरचार्जेस, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि 1970 के अंदर यहां पर बोला साइक्लोन लेवी, ये बेसिकली बांग्लादेश के अंदर आई थी और ये 5 लाख लोग जो है यहां पर मारे गए थे। और यहां पर सरचार्जेस पता है कितने परसेंट थे? 10% बढ़ाए गए थे और इसको बोला जाता है इमरजेंसी सरचार्जेस, ताकि हेल्प करनी है। अब ये वो रकम थी जो आपकी नॉन टैक्स है। तो नॉन टैक्स है तो ये एनएफसी के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि एनएफसी अवार्ड जो दिया जाता है वो तो टैक्सेस की बेस पे दिया जाता है, जो टैक्स का पैसा यहां पर जमा होता है। लेकिन ये तो टैक्सेस का पैसा नहीं है, तो ये जाएगा आपके फेडरल अकाउंट में। तो इसी के ऊपर डिबेट है, बस यही चीज आप समझ लें यहां पर। उसके बाद यहां पर जब आया जियाउल हक साहब का दौर आया तो उन्होंने क्या 1984 के अंदर इकरा एजुकेशन सरचार्जेस लगा दिए, इकरा एजुकेशन सरचार्जेस लगा दिए। इसका पर्पस क्या था? ताकि इसको नॉन टैक्स रेवेन्यू का नाम दिया जा सके, क्योंकि अगर इसको टैक्स में ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा? यहां पर एनएफसी अवार्ड में जाएगा और यहां पर प्रोविंसेस को भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो यह चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है और समझाई जा रही है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो ये सरचार्जेस हमें देखने को मिले परमानेंटली अब्सॉर्बिंग इन रेवेन्यू इनटू फेडरल जो है अकाउंट में जाते हैं वंस इनिशियल क्राइसिस एंड पर्पस हैज पास्ड, ठीक है, जब भी ये वक्त गुजर जाता है या क्राइसिस होता है, ठीक है। मॉडर्न स्केल की बात करें तो आज 50 इयर्स के बाद भी हमें यही चीज आज भी देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट जहां पर कमा रही है ना, यहां पर लेवी लगा कर और यहां पर जो है सुपर टैक्स जो अभी हमें लगता हुआ नजर आया कि एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, है ना। तो यहां पर फिर क्या होता है कि ये जो है आपका टैक्स रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है और ये फिर फेडरल अकाउंट में जाता है आपका। तो यही डिबेट बेसिकली चल रही, ठीक है। अब 50 ईयर लेटर देखा जाए स्ट्रक्चरल मॉडल रिमेन्स आइडेंटिकल, अगर देखा जाए दाउ इट हैज इवॉल्व्ड इनटू मैसिव 1.55 ट्रिलियन रुपीस यहां पर जमा हुए, आप ये हिसाब लगा लें। लेकिन ये किसके अकाउंट में रहेंगे? फेडरल के अकाउंट में रहेंगे। मैकेनिज्म सिस्टमैटिकली क्लासिफाइड नॉन टैक्स रेवेन्यू टू अवॉइड लीगल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये लीगल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात की जा रही है? एनएफसी अवार्ड की, ठीक है। तो यह बात की जा रही है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो यहां पर जमा किया जाता है वो प्रोविंसेस को नहीं दिया जाता, ठीक है। अब यहां तक समझ आ गई। अब हम चलते हैं यहां पर जो फर्स्ट जो यहां पर ट्रैक 1 की बात करते हैं यहां पर द डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, एंड क्लाइमेट रेजिलियंस लूप होल, ठीक है। अब जो क्लाइमेट के नाम पे ऊपर लिया जाता है आप इसको अंडरस्टैंड करें। सर्कमवेंटिंग अगर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी कर अगर बात की जाए तो अब यहां पर पार्लियामेंट बचने के लिए क्या करती है? यहां पर जो वो सारा जो है वो फेडरल अकाउंट में पैसे डाल देती है, ठीक है, ये चीज है। अब अगर देखा जाए तो ये 5 मेजर फ्लड्स 1984 के अंदर आपको फ्लड देखने को मिला। 2010 के अंदर जो आपका फ्लड आया, 2010 के अंदर दोस्तों जो आपका फ्लड आया $43 बिलियन का लॉस हुआ। कितना? $43 बिलियन का। और इसी तरह अगर हम बात करें 2022 के फ्लड की, 2022 के फ्लड की अगर बात करें तो कितना? $30 बिलियन जो है हमें यहां पर नुकसान देखने को मिला। और ये आपका कितना है? 43, 2010 वाला। तो 5 मेजर जो है यहां पर फ्लड देखने को मिल रहे हैं और उसके ऊपर जो भी इमरजेंसी फंड आए वो सारे कहां पर गए? फेडरल अकाउंट में, प्रोविंसेस को नहीं दिया गया। हालांकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन से यहां पर? प्रोविंसेस है। अब यहां पर गवर्नमेंट बचने के लिए करती क्या है कि यहां पर जस्टिफाई देती है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, नीचे है उसके पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर वॉलंटरी अगर डोनेशन की बात है तो भाई एहतियात मिले, है ना, एहतियात है, तो इनको फेडरल अकाउंट में डाले गए। तो रादर देन फॉर्मल टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद यहां पर फेडरल क्या करती है? एग्जीक्यूटिव सक्सेसफुली बाईपास जुडिशियल चैलेंजेस को बाईपास करती है। भाई ये तो एहतियात है, तो ये तो टैक्स का पैसा नहीं है, तो हम यहां पर क्यों दे? तो यहां पर जाता है फिर फेडरल के पास, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट ओवरसाइट, ठीक है, गौर फिक्र के बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल शेयरिंग रूल, वही बात की जा रही है एनएफसी अवार्ड की। तो इससे बचने के लिए फिर जो है यहां पर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब यहां पर एक और भी है जो आपका
10 बिलियन जो हमें यहाँ पर सुनामी देखने को मिली थी, है ना, ट्री की, तो वो भी यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए ये फिर पैसा यहाँ पर गिनवाया जाता कि भाई हम यहाँ पर दे रहे हैं। जिस तरह आपका सर्कुलर डेट है तो यहाँ पर गवर्नमेंट उसमें पैसा देगी कि हम तो यहाँ पर ये पैसा दे रहे हैं। आईपीपीएस के साथ हमारा एग्रीमेंट चल रहा है, भाई हम तो ये पैसा यहां पर लगा रहे हैं फंड वाला, आप क्यों मांग रहे हैं प्रोविंसेस। तो फिर ये बाद में जस्टिफिकेशन भी हमें देखने को मिलती है ना। तो ये चीज है। अगर जीरो रैंक फेंसेस की बात, अब जीरो रैंक रिंग फेंसेस का मतलब होता है कि यहां पर जो महफूज ना किए जाना, ठीक है, एक अलग से जो या पैसा आ रहा है या फंड आ रहा है उसको अलग से क्या किया जाता है, महफूज नहीं किया जाता, ठीक है। जीरो रिंग फेंसिंग एंड अकाउंटेबिलिटी है। नो इमरजेंसी और प्राइम मिनिस्टर इज रिलीफ फंड हैज एवर बीन लीगली यहां पर आइसोलेटेड, कभी भी जो है लीगली तौर पर इसको आइसोलेट नहीं किया गया, हालांकि करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। ऑल आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू जनरल फेडरल पूल में, और जितना भी होगा आपका जो है वो फेडरल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए, आपको पता है कि 11.5 बिलियन डॉलर जो है यहां पर कलेक्ट हुए थे पब्लिकली अंडर द सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है, अथॉरिटी साकब निसार 2018 के अंदर डैम फंड, ठीक है, लेकिन वो भी आपको नजर नहीं आएंगे, वो भी सारे किधर जाएंगे, यहां पर आपके अकाउंट में जाएंगे, फेडरल वाले, वो सारे फेडरल अकाउंट में चले गए 2024 के अंदर। प्रूविंग दैट एग्जेक्टिव फंड्स फेस नो लीगल बैरियर्स टू डाइवर्जन। तो यही चीज है कि यहां पर जो टैक्स का पैसा आ रहा है यहां, सॉरी, वो तो आपको एनएफसी में दिया जाएगा, लेकिन जो फंड का आ रहा है तो वो यहां पर ऐड नहीं किया जाएगा। अब ट्रैक 1 में क्या था, डिजास्टर रिलीफ और क्लाइमेट, यहां पर बात की जा रही है रेजिलियंस कि जो भी यहां पर फंड का पैसा आ रहा है वो फेडरल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर ट्रैक 2 की बात करें, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, अब ये पीडीएल की बात की जा रही है ना कि लेवी और लगाई जाए लेवी। अब लेवी क्या होता है कि यहां पर बाईपासिंग द प्रोविंसेस अंडर द 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी अवार्ड पाकिस्तान प्रोविंसेस आर लीगली इंटाइटल्ड, कितना दिया जाता है प्रोविंसेस को, 57.5% जो प्रोविंसेस दिया जाता है ऑल टैक्सेस रेवेन्यू, जो भी टैक्सेस के जरिए रेवेन्यू जमा होगा उसी में से गवर्नमेंट को, सॉरी, प्रोविंसेस को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है यहां पर। तो बाय क्लासिफाइंग पीडीएल, ठीक है, नॉन टैक्स लेवी, इसको क्या बोला जाता है, पीडीएल को बेसिकली पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक्ट, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली एक्ट भी पास होते हुए नजर आया था, ठीक है, लेकिन हमने उसको ऐड नहीं किया। लेकिन यह कि अगर देखा जाए तो हमारे पास पीडीएल का मतलब क्या है, नॉन जो है टैक्स लेवी हमें पास रहेगा, और इसका सारा पैसा जो किसके पास जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा, 100% जितने भी फंड्स है। अब इसकी रकम पता है कितनी बनती है, प्रोविंसेस को नहीं दी जाती, वो है आपका यहां पर 774 बिलियन डॉलर एनुअली बनते हैं। कितने, 774 बिलियन डॉलर जो प्रोविंसेस को मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिलते। वो सारा लेवी का पैसा भाई नॉन टैक्स का पैसा है, वो फेडरल अकाउंट में जाएगा, ये चीज है। अब यहां पर जस्टिफिकेशन क्या होते हैं, वेपनाइजिंग एनवायरमेंटल रेटोरिक। अब आप यहां पर समझे कि सक्सेसिव पॉलिटिकल रजीम क्या करती है, ब्रांडेड पीडीएल विद एन एनवायरमेंटल ग्लॉस, ठीक है। अब सच एज क्लीनर फ्यूल इनिशिएटिव लिया जी, हमने पैसे यहां पर लगा दिए। कार्बन टैक्सिंग है जी, उसके बाद है यहां पर 10 बिलियन ट्री हमें जो देखने को मिले, है ना, उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देखने को मिली। उसके बाद हमारे पास टू जस्टिफाई इट्स कलेक्शन व्हाइल एक्चुअली रीडायरेक्टिंग द कैश टू बैलेंस जनरल बजट। उसके बाद पे ऑफ फॉसल फ्यूल की बात करेंगे, यहां पर आईपीपीएस के साथ जी एग्रीमेंट हुआ, वहां पर पैसे दे दिए। सर्कुलर डेट का इश्यू है भी, वहां पर पैसे दे दिए, वो क्लियर किए। तो ये फिर बाद में जस्टिफिकेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि ये पैसा जो है, अब सबसे ज्यादा जो नेचुरल डिजास्टर या फ्लड आ रहा है तो वो कहां, उसका इंपैक्ट कहां पर जाएगा, सारा प्रोविंसेस के ऊपर पड़ेगा ना, यही चीज है। और प्रोविंसेस वही टैक्स का पैसा लगाती है, अत्यात का पैसा है ही नहीं उनके पास, कहां से लगाएंगे। तो ये चीज भी है। आईएमएफ कॉम्प्लेक्सिटी, अब यहां पर देखा जाए तो 23rd की बात की जा रही है, यहां पर डिस्ट्रैक्ट जो हमें प्रोग्राम मिल रहा है, लेकिन अभी जो है 25th हमें देखने को मिल रहा है ना, 25th प्रोग्राम चल रहा है। तो अब यहां पर वो तो कहती है टैक्स लेवी बढ़ाओ, लेवी यहां पर और बढ़ाओ, तो उसको तो पता है यहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन यहां पर वो भी जोर नहीं देती आईएमएफ के भाई प्रोविंसेस को हिस्सा दो, ठीक है, उनको भी हिस्सा दो, लेकिन वो नहीं दिया जाता। यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये है हमारा एक जनरल जो है यहां पर एनालिसिस रहेगा, हमारा पर्पस किसी को यहां पर क्रिटिसाइज करना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि इसका एक जिम्मेदार नहीं ना, हम पूरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख ले के 10 ईयर्स के जो है यहां पर मंसूबे भी बनाए गए, प्लान भी बनाए गए, जो फ्लड आते रहे यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो जितना भी फंड कलेक्ट होगा प्राइम मिनिस्टर के वो खाते में जाएगा, फिर जो है यहां पर अगर देखा जाए आपका फेडरल अकाउंट में जाएगा सारा, है ना, वफाकी हुकूमत के जितने भी अकाउंट है उसमें जाएंगे पैसे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रोविंसेस को दिया जाएगा। तो एक चीज है। वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, जनरल से वे फॉरवर्ड है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉवरेन क्लाइमेट फंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ आप ये ऐड करेंगे। अब अगर बात की जा रही है यहां पर लेवी की, जो पीडीएल है, भाई पीडीएल से अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो तो उसका 15% यहां पर जमा करा दो सॉवरेन जो है क्लाइमेट फंड के अंदर,
ठीक है, ताकि काम आ सके बुरे वक्त में, लेकिन वो भी यहां पर नहीं करवाया जा रहा, लेकिन ये सजेशन दी जा रही है। तो इसका कितना पैसा बनता है, 232 बिलियन रुपीस जो है जमा कराए जा सकते हैं इनटू लीगली प्रोटेक्टेड, अगर देखा जाए ट्रस्ट किसमें, यहां पर सॉवरेन क्लाइमेट फंड। ठीक है, रियल ऑब्स्टेकल क्या है, बेसिकली यहां पर IMF को साइड पर रखो, क्या ये जो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट है ये इसको गिव अप करने के लिए तैयार है, जो यहां पर प्रॉफिट कमा रही है यहां पर इस चीज से। अब पहले किसका, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे फंड वगैरह जमा करवाए गए, फिर डैम के ऊपर यहां पर फंड जमा करवाए गए, फिर यहां पर देखा जाए तो फिर यहां पर लेवी लगाई गई। ठीक है, लेवी से लाखों रुपए कमाए गए, है ना। लेकिन क्या हुआ कि अभी 50 ईयर्स होने वाले, फिर भी वही इशू देखने को मिल रहा है ना। अब यहां पर अगर देखा जाए वही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इसको कैसे जो है यहां पर गिव अप कर सकती है। तो ये एक हमारा एक जनरल एनालिसिस था कि बेसिकली NF से अवार्ड आप देख सकते हैं कि किस तरह डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर देखें ना नेगेटिव इंपैक्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा फ्लड का किसके ऊपर जाएगा, प्रोविंसेस के ऊपर जाएगा। भाई एहतियात मिले तो उनको भी दिए जाएं, लेकिन नहीं दिए जाते। ठीक है, उल्टा वो पैसे कहीं और पे लगते हुए में नजर आते हैं। अब बात करते हैं द इंप्लीमेंटेशन गैप फ्रॉम 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस टू द पेरिस एग्रीमेंट तक। ठीक है, जो हमें यहां पर डेवलपमेंट्स देखने को मिली, आज तक जो है उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। ठीक है, और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है और सबसे लेस कंट्रीब्यूटर है इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आपने चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली जो ग्लोबल पैराडॉक्स है यहां पर प्लेजेस विदाउट प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहां पर जो लॉस एंड डैमेजेस की फंड की बात की गई, तो आपको कोपेनहेगन आप यहां पर जो है वो समिट देख सकते हैं, वहां पर भी बात की गई, लेकिन वो भी कोई कैलेक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को नहीं दिया गया पैसे। फिर COP 29 हुई, COP 28 हुई, अभी जो COP 30 हुई यहां पर बेलम ब्राजील के अंदर, यहां पर जो हम ये चीज देखने को मिली कि क्लाइमेट इंजस्टिस, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। उसके बाद USA ने यहां पर विड्रॉ कर लिया पेरिस एग्रीमेंट से, और ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये 2020 से पहले भी यहां पर एग्जिट देखने को मिला था, और जो बाइडेन आया फिर हमें इंक्लूजन देखने को मिली, जैसे ही ट्रंप आया फिर यहां पर एग्जिट देखने को मिला। ठीक है, अब सबसे पहले अगर देखा जाए जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन की अगर बात की जाए तो जो एनवायरमेंटल जो कॉन्फ्रेंस हुई है सबसे पहले वो आपकी 1972 के अंदर हुई। कब हुई, बेसिकली यहां पर स्टॉकहोम के अंदर हुई, बेसिकली 1972 के अंदर हुई। ये किसके अबाउट थी, बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, सॉरी क्लाइमेट इश्यू देखने को मिल रहा है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, तो लेकिन उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर कोई खातर ख्वाह डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। उसके बाद अगर देखा जाए 92 के अंदर जो हमें यहाँ पर अर्थ समिट देखने को मिली, जहां पर अगर देखा जाए तो कल जो है यहाँ पर आज 4 जून है, तो टुमारो जो है हमारे पास जो है वो 5 जून रहेगा, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो अब आप देखेंगे कि जो कल वाले जो हमारे पास टॉपिक होंगे वो भी मोस्टली एनवायरनमेंट के रिलेटेड ही होंगे, हमारे क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज भी है। तो अगर देखा जाए तो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया यहाँ पर, इसके लिए भी गोल सेट किए गए कि 2030 तक जो है हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है। ठीक है, अब ये भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है ना इसकी प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है। तो अगर ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉन्टिन्यूस वर्सन, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन गैप आपके सामने है। ठीक है, निगोशिएशन मोर देन, अब अगर देखा जाए तो 250 मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं, और पाकिस्तान उनमें से अगर देखा जाए रफली जो है वो 15 जो है यहाँ पर एग्रीमेंट्स का हिस्सा है। ठीक है, कितने 15 ओवरऑल कितने हैं 250 जो है एनवायरमेंटल हमें यहां पर जो है वो कह लेके एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाउएवर दिस प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रीटीज हैज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रिचुअल रिसोर्स रादर देन एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोलॉजिकल रिकवरी। तो अब आप ये देख ले कि एक आपका रसूमात में जो इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन जो इस तरह यहां पर जो हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रही है उसके ऊपर जो काम करना चाहिए वो चीज हमें यहां पर देखने को नहीं मिली। इकोलॉजिकल जो रिकवरी होनी चाहिए वो चीज देखने को नहीं मिल रही, उससे उल्टा जो है यहां पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पर जो 2026 है ना माय डियर एस्पिरेंट्स, इसको बेसिकली यहां पर जो क्राइसिस ऑफ द थर्ड पोल की बात की जा रही है यहां पर, देखिए इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि थर्ड पोल किसको बोला जाता है, इसको मैं अभी समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप तो क्रायोस्फीयर अंडर थ्रेट, क्रायोस्फीयर अंडर थ्रेट किसकी बात की जा रही है, बेसिकली ग्लेशियर्स की बात की जा रही है, परमाफ्रोस्ट की, जहां पर बर्फ आपकी जमी हुई है। ठीक है, तो वो खतरे में है, वो किसकी वजह से है, क्लाइमेट चेंज की वजह से है।
ठीक है, वो जवाल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये है। तो यहां पर अगर देखा जाए द डेजिग्नेशन ऑफ जो 2026 को या 2026 को जो डेजिग्नेट किया गया है, किस नाम से किया गया है? बेसिकली इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रायोस्फेरिक साइंस। ठीक है, क्रायोस्फेरिक साइंस मैंने पहले बता दिया, हाईलाइट्स द रैपिड कोलैप्स ऑफ द फ्रोजन सिस्टम। ग्लेशियर्स हैं और उसके बाद स्नो पैक्स है, हमारे परमाफ्रोस्ट हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो है यहां पर क्या रहा है, पिघल रहे हैं, ग्लेशियर आपके मेल्ट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका नाम दिया गया कि इसके तरफ तवज्जो दिलवाई गई है कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल स्टैक्स की बात करें तो दिस क्राइसिस मोस्ट एक्यूट द एंड थर्ड पोल। अब यहां पर थर्ड पोल किसको बोला जाता है? बेसिकली यहां पर आपका यहां पर रहेगा हिंदुकुश रहेगा, हिमालय, कराकोरम, और हिमालय को बोला जाता है थर्ड पोल। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसके जो ग्लेशियर्स है वो यहां पर मेल्ट हो रहे हैं, तो 2 बिलियन लोग जो है यहां पर हमें नजर आते हैं जो इसके ऊपर बेस कर रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पोल के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर देख ले, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, आप देखेंगे नेपाल, है ना, तो ये कंट्री बेसिकली इसी के ऊपर बेस करते हुए नजर आ, बांग्लादेश भी उसके अंदर ही आता है आपका। ठीक है, तो ये चीज है, और इसके अंदर सबसे पहले 2 बिलियन पीपल जो है बेसिकली यहां पर हमें देखने को मिलते हैं जो इसके ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए डिस्टेबलाइज हाइड्रोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहां पर इकोसिस्टम की वजह से जिस तरह हमें देखने को मिल रहा है, उसका कोलैप्स जो देखने को मिल रहा है, या क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, तो एकदम से आपको फ्लड्स देखने को मिलेंगे, आपके ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं। तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो आपको पता है कि ये 2025 वाला जो फ्लड आया, तो किस तरह यहां पर इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ दिया। ठीक है, तो एकदम से क्या हो रहा है कि यहां पर क्लाइमेट चेंज का हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए 2026 को क्या बोला गया है यहां पर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रायोस्फीयर साइंस। ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली तवज्जो दिलवाई गई। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिस्क इन साउथ एशिया। ठीक है, अब जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। देखिए जी, वाटर जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब यहां पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में किस चीज को लेकर अभी तनाज़ा चल रहा है? वाटर को लेकर। ठीक है, आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को बार बार वायलेट किया जा रहा है, तो इस तरह जो हमें यहां पर कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री हमें यहां पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपको पता ही है कि इंडस रिवर है, गंगा है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो आप बांग्लादेश के साथ भी यहां पर इशू चल रहा है इंडिया का, पाकिस्तान, इंडिया का पानी को लेकर। ठीक है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, भाई डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ेगी। इन शॉर्ट, जितनी देर तक डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं होंगी उतनी देर तक, चाहे यहां पर जो 250 जो एग्रीमेंट्स यहां पर साइन किए गए हैं, जो यहां पर हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही हैं, जो समिट देखने को मिल रही है, उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पर डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, उसके बाद है कंक्लूजन कि अगर डोमेस्टिक गवर्नेंस की बात की जाए, सिंबोलिक ट्रीटीज देखें, हमें अपने जो है यहां पर डोमेस्टिकली भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिकली भी काम नहीं किया जाता। देखें, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एज नेशनल सिक्योरिटी, आपको पता है कि यह हमारे ऐसे की स्टेटमेंट भी हो सकती है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एज नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, जहां पर ये ऐसा आता है ना, फूड सिक्योरिटी एज नेशनल सिक्योरिटी, तो इसी तरह एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एज नेशनल सिक्योरिटी। तो यहां पर अगर देखा जाए थ्रेट्स लाइक आपका कोलैप्सिंग एक्वाफायर्स, उसके बाद टॉक्सिक वाटरवेज, अनचेक्ड डिफॉरेस्टेशन यहां पर बढ़ती जा रही है, उसको रोकना पड़ेगा। अरोडिंग हिल साइड्स जो हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। एंड आर डायरेक्टली कंपाउंडिंग स्टेट फ्रेजिलिटी। उसके बाद नीड ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है यहां पर, जो 18th अमेंडमेंट है उसके जरिए जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको इंपावर करना है, लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना है। ठीक है, ताकि यहां पर डोमेस्टिकली क्या किया जा सके, जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंस किया जा सके, या इस इशू को जो है कर्टेल किया जा सके। तो ये आपकी क्या रहेगी, नीड फॉर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो आई होप आपने इस टॉपिक को भी यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मिलिट्री यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस स्टार्टअप्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि 2025 के अंदर, मई के अंदर वॉर होने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर होती है। और यहां पर फिर क्या होता है कि आपके सामने ही होती है सारी चीजें, और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हैं, और यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में सुलह करवाते हैं, सीज फायर करवाते हैं। बेसिकली सुलह तो नहीं कहेंगे, सीज फायर करवाते हैं, लेकिन अभी भी जो है उनका ऑपरेशन संदूर चल रहा है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अब यहां पर जो है इंडिया क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है अपना लॉन्च कर ही रहा है, लेकिन अब उसने यहां पर अपने ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए फास्ट ट्रैक जो है यहां पर ऑर्डर करने शुरू कर दिया कि भाई हम आप जो है ड्रोन्स को बेसिकली यहां पर इंक्लूड करेंगे डिफेंस सिस्टम के अंदर।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स विदाउट पायलट के जो यूज की जा रहे हैं, ठीक है, ड्रोन्स। तो यही हमें यहाँ पर वॉर के दौरान भी हमें देखने को मिले, जिस तरह यहाँ पर एक दूसरे की तरह जो यहाँ पर ड्रोन अटैक्स होते हुए नजर आए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रिक्योरमेंट की अगर बात की जाए तो 2 बिलियन यहाँ पर हमें डॉलर देखने को मिल रहे हैं बेसिकली। अब यहां पर अगर देखा जाए इंडिया इज फाइनलाइजिंग एडवांस्ड स्टेज प्लान्स टू ऑर्डर मोर देन 2 बिलियन डॉलर जो है एक्सीडिंग 200 बिलियन रुपीज वर्थ ऑफ द मिलिट्री ड्रोन्स फ्रॉम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। आप ये अंदाजा लगा लें कितना, 2 बिलियन डॉलर के क्या का डिफेंस सिस्टम के अंदर ड्रोन्स को जो है यहां पर इंक्लूड किया जाए। आगे भी है, कंपनीज है, फर्म्स हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैसिव ग्रोथ एंड वैल्यू का अगर बात की जाए, दिस अपकमिंग एक्विजिशन मार्क्स अ मैसिव स्केल अप फ्रॉम प्रीवियस, अगर रिसेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स की बात की जाए टैक्टिकल क्लास ड्रोन्स एंड विच टोटल रफली अगर देखा जाए तो 30 बिलियन रुपीज, जो कितने बनते हैं 313 बिलियन, जो 313 मिलियन डॉलर जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पर फास्ट ट्रैक डिलीवरी की बात की जाए, ड्राइवन बाय अर्जेंट ऑपरेशनल नीड्स, द ऑर्डर्स विल यूटिलाइज एन एक्सपीडिएट प्रिक्योरमेंट रूट रिक्वायरिंग टोटल प्रोजेक्ट डिलीवरी विद इन टाइट, कितना यहां पर 18 से 24 महीनों के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक जो है यहाँ पर डिलीवरी जो है इंश्योर करवाने की बात कीजिए, खरीदो फरोख्त, ठीक है। प्रिक्योरमेंट का मतलब है खरीदो फरोख्त जो कर रहे हैं यहाँ पर ड्रोन्स की। तो आप देख लें कि किस तरह जो है वो ड्रोन्स को बेसिकली डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है वो और ज्यादा जो है उसकी कैपेबिलिटीज को इनहांस किया जा रहा है, या उनकी यहाँ पर कह लें कि उनकी तादाद को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर जियोपॉलिटिकल एंड बैटलफील्ड कैटलिस्ट की अगर बात करें, आपको पता ही है कि 2025 का जो यहां पर हमें जो है वो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, ठीक है। रीजनल फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो अब इंडिया क्यों चाहता है कि उसका अगर एक तरफ तो यहां पर चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, ठीक है। तो अब यहां पर वो चाहता है कि अपने ड्रोन सिस्टम को यहां पर स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। ऑलरेडी तो वो रशिया से भी ले रहा है, फ्रांस से भी ले रहा है ना, तो अब यहां पर और ज्यादा, उसके अलावा अगर देखा जाए इजराइल से भी, है ना, तो अब और ज्यादा वो क्या कर रहा है यहाँ पर डोमेस्टिकली भी देखा जाए तो 100 प्लस जो है यहाँ पर कंपनीज देखने को मिलती है, 600 यहाँ पर फर्म्स देखने को मिलती है, तो वो हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आपको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट लार्ज स्केल जो है मैं साइमल्टेनियसली डिप्लॉयमेंट ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यहाँ पर यूज किया गया विदाउट पायलट के बेसिकली, ठीक है। बाय बोथ नेशंस आर हाईलाइटेड हाई ऑफेंसिव इंपैक्ट ऑफ लो कॉस्ट ड्रोन्स, ठीक है। ग्लोबल प्रेसिडेंट्स की अगर बात की जाए तो आपके सामने ईरान वाली वॉर आपके सामने ही है, ठीक है, जिसको यहां पर डिजिटलाइज्ड वॉर भी कहा जा रहा है। क्या यहां पर डिजिटलाइज्ड वॉर, ठीक है। तो अब यहां पर इसके अलावा अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो ड्रोन्स का यूज किया गया कहां पर किया गया, अगर देखा जाए तो वो यूक्रेन और रशिया की, क्योंकि उसका ड्यूरेशन भी तो 5th ईयर चल रहा है ना अभी, है ना। तो यहां पर यूक्रेन भी जो है वो कह लेकर एडवांस किस्म से यहां पर जो है वो ड्रोन्स बना रहा है, टर्की भी यहां पर अपने ड्रोन्स बना रहा है, ठीक है। अब टर्की डिफेंस सिस्टम किसका स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सोमालिया का कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो सोमालीलैंड है, अब ये चीज भी है ना। तो अब अगर देखा जाए तो हमें इस तरह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दुनिया के अंदर, जहां जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ड्रोन्स का ज्यादा यूज किया जा रहा है। ब्रॉडर डिफेंस कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, देखें अब यहां पर जो मार्च के अंदर बेसिकली यहां पर हमें जो अप्रूव होता हुआ नजर आया तो उसके अंदर बेसिकली 2.38 ट्रिलियन रुपीस, ठीक है, जो कितना बनता है 24.85 बिलियन डॉलर डिफेंस मिनिस्ट्री मॉडर्नाइजेशन बजट अप्रूव्ड इन मार्च, ठीक है, विच ऑल्सो कवर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल सिस्टम, ठीक है। मिसाइल सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूड है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो आप यह अंदाजा लगाएं कि किस तरह जो है यहां पर डिफेंस के ऊपर बजट बढ़ाया जा रहा है इंडिया की तरफ से, और ड्रोन्स के ऊपर स्पेशली काम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यहां पर लॉन्च किया जा रहा है, उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्रियल बेस की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप इंडियाज होम ग्रोन अगर देखा जाए ड्रोन इकोसिस्टम हैज एक्सप्लोडेड टू इंक्लूडेड 600 फर्म्स हैं विद मोर देन 100 कंपनीज फोकस्ड इंटायरली ऑन एडवांस्ड मिलिट्री एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद डाइवर्स मार्केट प्लेयर्स की अगर बात की जाए, प्रोडक्शन इज शेयर बिटवीन मेजर इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स सच एज, कौन कौन से यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम है, अडानी ग्रुप है, उसके बाद है लार्सन, उसके बाद टोब्रो, उसके बाद यहाँ पर अजाइल डिफेंस सिस्टम स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग आप देख सकते हैं आइडिया फोर्ज है, ठीक है, न्यू स्पेस रिसर्च है, एंड उसके बाद यहाँ पर अस्टेरिया एरोस्पेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल स्कोप की अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक फर्म्स आर डिजाइनिंग एंड स्किलिंग
स्पेशलाइज सिस्टम्स अक्रॉस मल्टीपल ऑपरेशनल डोमेन्स इंक्लूडिंग रिकॉनेजेंस है, उसके बाद हैवी लॉजिस्टिक्स है, लॉटरिंग मिनिशंस होता है बेसिकली खुदकार हमला, ठीक है, और उसके बाद प्रिसेशन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी को जो है डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है वो इन्हांस किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। ओवरहाउलिंग और प्रिक्योरमेंट प्रोसेस की अगर बात की जाए, देखिए कंप्रेशन टाइमलाइन, उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग, सेल्फ रिलायंस की बात करता है, सीडिंग इनोवेशन, ठीक है। तो अब सीडिंग इनोवेशन में अगर देखा जाए तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डोमेस्टिक लेवल के ऊपर स्कीम, ठीक है, ताकि इसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सके। उसके अलावा अगर देखा जाए सेल्फ रिलायंस के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है, इंपोर्ट्स वगैरह भी किए जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज लार्जली प्रायोरिटाइजिंग होम ग्राउंड सिस्टम्स ओवर फॉरेन इंपोर्ट्स टू बिल्ड इंडिजिनस मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो फॉरेन इंपोर्ट्स की जा रही है उसकी यहां पर शिफ्टिंग कर रहे हैं ताकि हम डोमेस्टिकली जो इसकी प्रोडक्शन कर लें, जो बाहर वाली जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको क्या किया जा सके, यहां पर रिड्यूस किया जा सके, बेसिकली ये चीज है, ठीक है। अब यहां पर जो भी हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, देखें अब इंडिया जो है ना, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। इंडिया ही नहीं, अगर दुनिया के कोई भी अगर कंट्री उठाएं तो अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है। देखें अब एआई का दौर है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो अब किसी के घर में जाकर तो आप नहीं मार सकते, लेकिन आप अपने घर में बैठे यहां पर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीज यहां पर कही जा रही है कि डिफेंस सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेतहाशा यूज किया जा रहा है, ड्रोन्स का जो है बेसिकली यहां पर बेतहाशा यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर तो अभी हमने यहां पर स्टैट्स डिस्कस किए, तो ये आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने वोकैब की, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, 10 के साथ आपके 2 सिनोनिम्स है और 2 आपके एंटोनिम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड यहां पर रहेगा सम्पचुअस, वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सम्पचुअस मींस क्या रहा, वेरी लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा दिखाई देना या शानदार दिखाई देना, ठीक है। तो यहां पर लेविश या ओपुलेंट, ऑपोजिट क्या बनेगा, प्लेन बोलेंगे या मोडेस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, प्रावेस, बहुत इजी वर्ड है, ग्रेट स्किल और एबिलिटी को बोला जाता है, जो माहिर को बोला जाता है, बेसिकली स्किल रखता है, स्किल या एक्सपर्टीज। ऑपोजिट क्या बनेगा, इनकम्पिटेंस या इनएप्टीट्यूड बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, हाइपोकॉन्ड्रियक मींस क्या रहेगा, अ पर्सन ओवरली वरीड अबाउट हैविंग इलनेस, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर खौफजुदा हो जाना बीमारी की वजह से, या बहुत ज्यादा परेशान हो जाना। वॉरियर या मेलिंगरर बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, कॉन्फिडेंट पर्सन या हेल्दी माइंडेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ब्रेन के अंदर जो खौफ सा रहता है उसको बोला जाता है, ठीक है, डर एक रहना। ब्रिटल का मतलब क्या रहा है, इजीली ब्रोकन या फ्रेजल, जिसको आसानी से जो तोड़ फोड़ हो सके या जो है वो कमजोर किया जा सके, टूट फूट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेजल या डेलिकेट। ऑपोजिट क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग या फ्लेक्सिबल, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ड हमारे पास करेगा डिमिनेटिव, डिमिनेटिव मींस क्या, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ज्यादा छोटा होना कद में, ठीक है। टाइनी या आप कह सकते हैं मैनिएचर। ऑपोजिट क्या बनेगा, लार्ज या जायंट, आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड बहुत इजी है, पैराबल किसको बोला जाता है, सिंपल स्टोरी को बोला जाता है विद मॉरल लेसन, ठीक है। एल्गरी या फेबल। ऑपोजिट क्या बनेगा, फैक्ट या लिटरल अकाउंट, आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मींस क्या रहेगा यहाँ पर, बेसिकली एक्सट्रीमली वरीड और अपसेट, बहुत ज्यादा परेशान होने को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रेस्ड बोल सकते हैं या एजिटेटेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कंजेनिटल। कंजेनिटल मींस क्या रहेगा, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, पैदाइशी। इनबॉर्न या हेरिडेटरी। ऑपोजिट क्या बनेगा, एक्वायर्ड या डेवलप्ड। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली क्यूरियस और ईगर टू लर्न, सीखने के लिए जो वो तैयार रहना या तजस्सुस में, क्यूरियस या प्रोबिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, इनडिफरेंट या अनकंसर्न्ड, आप इसको बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, गिमिक। गिमिक मींस क्या रहेगा, अ ट्रिक और डिवाइस यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी चाल चली जाती है ताकि दूसरे की जो तवज्जो अपनी की तरफ की जा सके, ट्रिक या स्टंट। ऑपोजिट क्या बनेगा, सिंसेरिटी या ऑथेंटिसिटी, आप इसको बोल सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।